11th मेरी पूरी वेस्टेड थी। अगर इतना मुझे पता था मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्क्स नहीं आएंगे। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं पी ब्लॉक ही पढ़ रही थी। सो हेलो एवरीवन, अभी रात के बज रहे हैं 2:20 और मैं मतलब रूम बंद करके मेरे घर में सभी सो चुके हैं। अपनी ये वाली वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं यकीन नीड जर्नी की। मुझे पता है ये थोड़ी सी इमोशनल है। मैं बोलते बोलते थोड़ा ब्रेक भी लूंगी, पता नहीं चले कि वीडियो से कट जाएगा। सो बेसिकली मेरा छोटा सा रूम है, ये वही रूम है जहाँ पर कि आज मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाती हूँ कि हेलो एवरीवन, ब्यूटी दिस साइड, करेंटली और सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। बट इट इज़ दैट सेम रूम जहाँ पर कि मैंने नीट का वो 3 साल, वो बहुत ही बुरा साल बिताया है। ये वही रूम है जहाँ पर कि ज़मीन पर यहीं पर बैठकर मैंने रात रात भर जग कर पढ़ाई की है। ये वही रूम है जहाँ पर मैं 4-4, 5-5 घंटे बैठकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। ये वही रूम है जहाँ पर कि मेरा जो बुरा वक्त था, जब मेरा वो वाला टाइम था, उस टाइम पर रूम बंद करके मैं रो लिया करती थी। सो फ्लैशबैक में एक बार चलकर पूरी स्टोरी शुरू से देखता है। मेरी 10th खत्म हुई थी 2020 में। 10th में मेरी परसेंटेज थी 96.4%। हाँ, मैं क्लास में टॉपर थी। इसके बाद सबको पता है 2020 में कोविड का लॉकडाउन लगा था और मेरे घर में ना 10th तक ना सारी चीज़ें बहुत सही थी, लाइक फाइनेंशियली भी सब कुछ मतलब मैनेजेबल था। बट जैसे मेरी 10th खत्म हुई, कोविड का लॉकडाउन आया, पापा की जॉब चली गई। अब घर में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था। बीइंग द एल्डर डॉटर, द एल्डर चाइल्ड ऑफ अ फैमिली, पापा मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और दोनों छोटे भाइयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों अल्टीमेटली मेरे पर आ गई थी। तो कुछ ना कुछ स्टेप मुझे लेना था। जब 10th के एंड में फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो बिफोर ज्वाइनिंग इनटू 11th में ज्वाइन करने से पहले ही मैंने आई स्टार्टेड टीचिंग होम ट्यूशंस और घर पर ट्यूशंस पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया। और उसके बाद जब 11th में मैंने स्कूल में मतलब होता है जब परेशानियां आती हैं हर तरफ से एक साथ ही आती है। 11th मैंने बहुत कोशिश की उस कोविड के टाइम पर भी कि मेरा गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन हो जाए, बट कहीं से कुछ भी वहां पर एडमिशन हो ही नहीं रहा था। तो फिर अल्टीमेटली मुझे उसी प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ना पड़ा। लेकिन मेरे 10th के मेरिट के बेसिस पर मुझे 50% का डिस्काउंट मिला था। मतलब कि मेरा 1 मंथ का फी 11th में 1000 रुपीज जाता था। तो 11th में मेरा क्या था, 11th में बहुत सारे लोग बोलते थे, लाइक जिनसे मेरी बात होती थी या फिर यूट्यूब पर देख लिया, तो ये एक माइंडसेट मेरा बन गया था कि ब्यूटी तेरा सिलेक्शन तभी होगा जब तुम ये फलाना वो फलाना बड़ी बड़ी कोचिंग ज्वाइन करेगी या फिर कोटा जाएगी। और उन सब कोचिंग की जो फीस थी ना, वो बेसिकली में लाख रुपए वो ऐसे ही बोलते थे एक बार में डिपॉजिट करो। लाइक इतना तो अगर मेरे पापा पूरे साल अर्न करेंगे तब भी हम उस हैसियत के, उस लेवल के नहीं है। इवन मैं पूरे साल ट्यूशन पढ़ाऊं तब भी आई कुड नॉट पे। तो बेसिकली क्या हुआ था, 11th में इतना पता था, एक आइडिया था कि ये बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, यहाँ पे नीट की तैयारी होती है, 11th से बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, बट हिम्मत नहीं हुई। तो 11th मेरी पूरी खराब गई थी। मैं सिर्फ स्कूल जाती थी, स्कूल से आने के बाद मेरा होता था काम ट्यूशन पढ़ाना, पापा को रेडी पे उसमें हेल्प करना, मोमोज बनाना वगैरह, यही सब मेरा रहता था। और स्कूल का रात में होमवर्क करके सुबह सोती और अल्टीमेटली फिर से सुबह से अगले दिन से वही शेड्यूल मेरा रहता। ऐसे करते करते पूरी 11th मेरी खराब हो गई। 11th में अगर कभी स्कूल एग्जाम्स के लिए पढ़ना होता था, यूट्यूब पर जो भी मतलब फ्री के लेक्चर्स होते थे, बायो के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, थोड़ा बहुत पढ़कर 11th मैंने जस्ट पास की। तो 2022 में मेरी 12th खत्म हुई। 12th मैंने उस ऑनलाइन बैच से पढ़ा था। बीच में थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शंस आए, मेरा ट्यूशन पढ़ाना कंटिन्यू था, पापा का वो रेडी वाला काम अभी भी था, लेकिन अभी टाइम मैनेजमेंट थोड़ा बहुत आ गया था। तो 12th में मैंने स्कूल के साथ बहुत ही सिंसियरली पढ़ाई की थी ऑनलाइन बैच से और मेरे बोर्ड्स में 95% आए थे और 12th का मेरा लाइक सिलेबस भी कंप्लीट हो गया था अच्छा खासा। और 12th के बेसिस पर मैं 2022 में 12th के जस्ट बाद मतलब मई में 2022 में मैंने 12th के जस्ट बाद नीट में अपीयर किया ऑन द बेसिस ऑफ 12th और मेरे 545 मार्क्स आए थे। दैट वाज द बिगेस्ट फेलियर। लाइक कि जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो यार दूर एक चीज मैं बताती हूँ, अगर आप कभी अपनी लाइफ में फेल होते हो ना, अगर आप किसी भी स्टेप पर जाकर फेल होते हो तो ताने मारने वाले बहुत दूर के लोग नहीं होते हैं। ताने मारने वाले या फिर आपको नीचा दिखाने वाले आपके बहुत क्लोजेस्ट रिलेटिव ही होते हैं, ठीक है। और सेम सिचुएशन वाज विद मी। तुम बहुत सारे बच्चे कमेंट करते दीदी हमें रिलेटिव्स ये सब सुनाते हैं, चाची ये बोलकर चली जाती है, बुआ ये बोलकर चली जाती है। ये टॉक्सिसिटी हर किसी के घर में है, ठीक है। जो इंसान सक्सेसफुल हुआ है ना, उस सभी इंसान के सक्सेस के पीछे कहीं ना कहीं टॉक्सिक रिलेटिव्स का हाथ होता है। एंड मैंने उस पॉडकास्ट में भी, अलग से वाले पॉडकास्ट में बोला था कि ये जो चीजें है ना, ये तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स है। अगर तुम्हें ऐसा कोई ताना दे रहा है, तुम्हें कोई कुछ सुना रहा है, तुम्हें कोई बोल रहा है कि तुम फेलियर हो,
जस्ट मेहनत करो और उसको अपने मेहनत से, अपने रिजल्ट से जवाब ला कर दो। और उसके बाद 545 पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 1 साल मैंने ड्रॉप ईयर लिया, 1 साल मैंने यकीन बैच से पढ़ा और मेरा अगला अटेम्प्ट में एक ड्रॉप ईयर के बाद 660 मार्क्स विद ऑल इंडिया रैंक 4809 है। और वो रिलेटिव्स ना, जो रिलेटिव्स की बोलते थे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे पापा को बोलते थे कि तूने ब्यूटी को गलत करियर, गलत फील्ड दिला दिया है। यार मच्छर पता नहीं क्यों आ रहा है इस रूम में। गलत फील्ड दिला दिया है, इससे नहीं हो पाएगा। वही जब मेरा रिजल्ट आया तो उनका घर 2-3 दिन तक मतलब खुला नहीं था, बंद था। मिठाई लेने तक के लिए उन्होंने गेट नहीं खोला था। तो यही होता है। साथ में 2023 को मेरा नीट का पेपर था, इतना कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा। पापा को आते ही बोलता पापा हो गए। अब ये मेरी पूरी क्या जर्नी थी, यकीन से मैंने कैसे पढ़ा, सब कुछ यहाँ पर है। देखो सबसे पहले जैसे ही मेरा 12th का बोर्ड खत्म हुआ, लाइक मार्च में खत्म हो गया, तो अप्रैल में यकीन 1.0 का बैच आ जाता है ना, जैसे अभी आ गया होगा। लेकिन 1.0 का बैच आ गया था, इतना मुझे पता था मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्क्स नहीं आएंगे और जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन दूर दूर तक नहीं होगा, ठीक है। तो फिर मैंने यकीन 1.0 परचेज कर लिया था। 1.0 परचेज कर लिया है। उसके 1 महीने बाद मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट मुझे नीट का देना है, वो भी दे दिया। 1.0 परचेज के यहाँ पर 1-2 चैप्टर्स हो गया था, तो मैं इससे पढ़ रही थी और साथ साथ में नीट के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए थोड़ा बहुत इस 12th का जो मैंने पढ़ा था उसको रिवाइज किया। तो उसके बेसिस पर मैं बैठी थी। नीट के फर्स्ट में 545 आ गए थे। फिर यकीन 1.0 ज्वाइन किया, नीट का पेपर दिया। अब इसी बाद यकीन 2.0 आ गया। जब बहुत सारे बच्चे, फ्रेंड्स वगैरह सब इस पर शिफ्ट करने लगे, तो मैंने भी सोचा यकीन 2.0 पर शिफ्ट कर जाता है। फिर मैंने यकीन 2.0 पे शिफ्ट किया। अब देखो जब मैं यकीन बैच में आई थी ना, तो मेरे पास्ट रिकॉर्ड्स क्या थे कि मेरा 11th बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं था। 11th मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। पता नहीं मुझे मच्छर क्यों परेशान कर रहा है। ऑल आउट जलाया है, कैसा ऑल आउट है। ओके मेरे क्या पास्ट रिकॉर्ड्स से 11th मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मतलब 11th से मुझे यूनिट्स एंड डायमेंशन कुछ बेसिक चैप्टर्स आते होंगे। बाकी पूरा वो जो कॉम्पिटिटिव अप्रोच होता है ना कि हाँ कोई भी चैप्टर पूछो, कहीं से पूछो, 1 घंटे में 100 क्वेश्चंस कर दूंगा, वो वाला वो चीज नहीं थी मेरे में। 11th मेरी पूरी वेस्टेड थी। 12th में मैंने अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। 12th में मैंने अच्छे से पढ़ा था और टेस्ट या मॉक्स मैंने आज तक कभी भी मैंने टेस्ट या मॉक्स अभी तक नहीं दिए थे। मैं जो यकीन बैच ज्वाइन करने से पहले के मेरे पास्ट रिकॉर्ड्स है, मैंने टेस्ट या मॉक्स एक भी नहीं दिया था। क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करने की हैबिट नहीं थी। 3 घंटे 4 घंटे बैठकर सिटिंग हैबिट नहीं, तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी। और टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात है, टाइम मैनेज ही नहीं हो पाता था। कैसे स्कूल मैनेज करूं, 6 घंटे 7 घंटे इधर जा रहे, 4 घंटे ट्यूशन पढ़ाने में जा रहा, पापा को हेल्प करने में 1 घंटा जा रहा, लाइक टाइम मैनेज ही नहीं हो पा रहा था। इतनी सारी प्रॉब्लम थी और इतनी सारी प्रॉब्लम्स को लेकर मैं यकीन 1.0 में गई। यहाँ पर 2-3 चैप्टर्स मैंने अच्छे से कंप्लीट किया। अब यहाँ पर यकीन में आने का फायदा मेरा ये था ना, कितनी सारी चीजें थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बट अब स्कूल का टाइम मेरे पास बदल, लाइक पहले स्कूल जाना होता 6-7 घंटे खराब होते, लेकिन अब स्कूल जाने वाला टाइम मेरे पास बच रहा था क्योंकि ड्रॉप ईयर में हमें स्कूल नहीं जाना होता है। फिर अगेन 1.2 किया, इससे पढ़ा। यहाँ पर भी टीचर्स अच्छे थे, सिलेबस यहाँ से कंप्लीट किया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मूव कर गए, तो मैं भी यकीन 2.0 पर आ गई। अब यहाँ पर मैंने बॉटनी, जुओलॉजी, फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक कैसे पढ़ी, किससे पढ़ी। बॉटनी जुओलॉजी, बॉटनी मैंने पढ़ी थी तरुण सर से, ठीक है, जो कि अभी नहीं है पीडब्ल्यू पे। जुओलॉजी एमडी सर से पढ़ी थी। फिजिक्स मैंने फिजिक्स जो है 12th क्लास की फिजिक्स तो 12th क्लास में ही पढ़ ली थी, लक्ष्य वाले बैच से, वहां पर अलग पांडे सर से पढ़ी थी। और 11th क्लास की फिजिक्स जो मेरी बिल्कुल ही वीक थी, उसको मैंने यकीन बैच में आकर कंप्लीट किया था एमआर सर से। साथ ही 12th क्लास के फिजिक्स का एक चैप्टर था सेमी कंडक्टर, इसको भी यकीन बैच के साथ ही मैंने इसको, लेकिन 1 शॉट से मैंने कंप्लीट किया था, एमआर सर ने पढ़ाया था यूट्यूब पर, वहां से। देन फिजिकल केमिस्ट्री में 12th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री मैंने अमित महाजन सर से लक्ष्य बैच में कंप्लीट किया था। और 11th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री ऋतिक सर से कंप्लीट किया था, ठीक है, पीडब्ल्यू पे ना। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो एमडी सर, मोहित आदित्य सर, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th 12th दोनों ही मैंने पंकज सर से पढ़ा था। अब ये सर, इससे पहले मैं एड्रेस करूं मैं एक दिन का मेरा शेड्यूल कैसे रहता था। तो देखो मैं लाइव लेक्चर्स नहीं लेती थी, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेती थी। और मैं लेक्चर्स को ऐसा नहीं कि 1x पर लेती, मैं 1.5x या फिर 2x पर लेती थी। 11th का मेरा यकीन बैच लेने का पर्पस था 11th का सिलेबस कंप्लीट करना, 11th के क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान देना। और 12th का मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो 12th के सिलेबस को सिर्फ और सिर्फ यहाँ से रिवाइज करना। मेरा लाइक 11th का सिलेबस बैच में आई गेस खत्म हो गया होगा
नवंबर दिसंबर तक खत्म हो गया था 11th का बैच में भी, और मेरा भी 11th का खत्म हो। उसके बाद बैच में जब 12th का सिलेबस शुरू हुआ था तो मैं लेक्चर्स नहीं लेती थी जो बैच में होता था। मैं बस अपने ही नोट्स जो मैंने 12th में बनाया था उसको रिवाइज करती थी। बस जो लेक्चर्स बैच में चल रहे हैं अपडेट रहता था मुझे बैच में कौन सा चैप्टर कौन सा लेक्चर चल रहा है। उस लेक्चर को हो जाने के बाद उसके क्लास नोट्स डाउनलोड करती थी और वहां पर देखते टीचर्स ने कौन कौन से क्वेश्चंस करा और उस क्वेश्चंस को करती थी। अगर वो नहीं होता था फिर लेक्चर पर उस पार्ट पर जाती थी और देखती कौन सा फॉर्मूला लगकर ये क्वेश्चन बना। बस ये था मेरा, ठीक है। और उसके बाद डीपीपी में रोज सॉल्व करती थी, मतलब मैं बहुत सिंसियर स्टूडेंट रही हूँ। ये 1 साल डीपीपी में रोज सॉल्व करती थी। डाउट्स वगैरह जो भी होते थे तो मैंने उसके लिए लाइब्रेरी ज्वाइन करा। देखो मैं बताती हूँ। अब पहला क्वेश्चन तुम्हारा आता है सिलेबस कंप्लीशन। मेरा सिलेबस कब कंप्लीट हुआ था? देखो मेरा सिलेबस ऐसा नहीं, मेरा सिलेबस दिसंबर में कंप्लीट हो गया था या मार्च में। इवन मैं बोलूंगी मेरा सिलेबस ना, मेरा 7 मई को पेपर था। मैं 7 मई के दिन भी 10 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं पी ब्लॉक ही पढ़ रही थी। मतलब 7 मई के दिन तक भी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, ऐसा मानो। तो मेरा ओवरऑल जैसे फिजिक्स हो गया, फिजिक्स मेरा जनवरी फरवरी तक खत्म हो गया था। बायो भी मेरी जो है मार्च तक चली थी, खत्म हो गई थी। बायो ये ना कितना पढ़ो कॉन्फिडेंस नहीं आता, मार्च तक मैं पढ़ ही रही थी, मतलब अप्रैल तक भी मैं पढ़ ही रही थी। और केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा दिमाग खाया था मेरा डीएनएफ ब्लॉक और पी ब्लॉक ने। पी ब्लॉक तो मतलब 7 मई के पेपर के दिन भी मैं कॉफी पीकर पी ब्लॉक ही रट्टे मारे जा रही हूँ। सिलेबस कंप्लीशन और एक और चीज, ये चीज डिटरमाइन नहीं करे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीशन नीट से 4 महीने पहले हो रहा है या नीट से 4 दिन पहले हो रहा है। सिलेबस कंप्लीट होना इंपॉर्टेंट है और साथ साथ में रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। कितने टाइम पहले हो रहा कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ऑफलाइन टेस्ट मैंने दिया था, क्यों दिया था? क्या तुमको भी ऑफलाइन टेस्ट? देखो अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, खैर मैंने ऑफलाइन टेस्ट D2 दिया था। यकीन के साथ जो D2 आता है ना ऑफलाइन के, आप सेंटर पर जाकर दो। मैंने वो वाला ज्वाइन किया था 9444 का, तब मुझे उस टाइम पर पढ़ा था ये। और ये मैंने ट्यूशन के अपने उस फीस से दिया था, क्योंकि मुझसे लाइक मोबाइल पर देखकर नहीं होता था, आंखें दर्द करती थी। वही मैं बोल रहा हूँ, वो एक्यूरेसी नहीं थी, वो हैबिट नहीं थी बैठने की, घर पर पढ़ने की, घर पर उतना फोकस से पढ़ने की। तो आई नीडेड कि मुझे वो ऑफलाइन वाला माहौल मिले जहां पर इन्विजिलेटर्स हो, बहुत सारे बच्चे मेरे सामने, जहां पर रैंक पर मेरा नाम आए, जहां पर मैं अपने ही वहां के बच्चों को जान पाऊं, इंटरेक्ट कर पाऊं, मुझे लगे कि हाँ मुझसे भी इतने आगे बच्चे, मुझसे नीचे इतने बच्चे, मैं इस रैंक पर आ रही हूँ। लाइब्रेरी मैंने पीडब्ल्यू की ही ज्वाइन की थी। लाइक मैं यहाँ से जनकपुरी जाती थी, वहां पर लाइब्रेरी में पढ़ती थी। और बहुत सारे बच्चे, अगर मतलब कुछ बच्चे देख रहे हो जो कि लाइब्रेरी में, तो आई यूज टू बी हिटलर ऑफ द लाइब्रेरी। क्यों? मैं जब तक लाइब्रेरी में रहती मैं शोर होने नहीं देती थी। फॉर्मूला चार्ट मैंने हर एक चैप्टर का बनाया था। लाइक फॉर्मूला चार्ट वाली कॉपी ये देखो, ये रही मेरी फॉर्मूला चार्ट वाली कॉपी, ये पूरी हर चैप्टर का। बाकी बहुत फिजिक्स का तो 11th के फॉर्मूला चार्ट्स मेरे इस वॉल पे लगे हुए हैं, उस रूम के वॉल पे भी लगे हुए, और तुमने देखा हो। तो फॉर्मूला चार्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मानो नीट में 81 चैप्टर्स है, कल तुम्हारा नीट का पेपर है, आज तुम्हें नीट के 81 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं। तो बायो का तो ठीक है, तुम एनसीईआरटी लास्ट टाइम तक पढ़ोगे, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स के 28 चैप्टर, केमिस्ट्री के 20 चैप्टर्स तुमको एक दिन में अगर पढ़ना हो तो सिर्फ फॉर्मूला चार्ट से तुम उस सबको रिवाइज कर सकते हो। टेस्ट में मार्क्स कितने आते थे मैं बताती हूँ। जब मैंने यकीन D2 का ऑफलाइन, पहला ऑफलाइन टेस्ट दिया था, जबकि जिसका सिलेबस 3-4 चैप्टर्स ही होंगे, तब उसमें मेरे 680 नंबर आए थे। और वो मेरा मैक्सिमम मार्क्स था जो कि टेस्ट में गया था, उसमें मेरे 680 कभी नहीं आए। और फुल सिलेबस में तो मेरे 640-650 से ऊपर कभी आए ही नहीं। तो मेरे टेस्ट में मार्क्स क्या थे कि टेस्ट में जब मेरे यूनिट वाइज टेस्ट होते थे तो उसमें मेरे 610, 620, 650 ऐसे आते थे। मैंने सबसे पहला फुल सिलेबस टेस्ट आई गेस फरवरी में दिया होगा। हाँ, फरवरी में सबसे पहला फुल सिलेबस टेस्ट दिया था और उसमें मेरे 353 मार्क्स आए थे। बिना रिवाइज करके रैंडमली ऐसे दे दिया सेंटर पे जाकर, 353 मार्क्स आए थे। और उसके बाद अप्रैल के मंथ में मेरे फुल सिलेबस टेस्ट में मार्क्स आते थे 590, 600, 610, 620, 630 ऐसे करके। लास्ट मोमेंट तक भी 630, 635 तक ही मार्क्स आते थे। और नीट में तब तक मेरे 660 मार्क्स आए। इसके साथ साथ मेरे टेस्ट सीरीज में एक और, जबकि मतलब कि दिसंबर का टाइम होता है ना, तो रैंकर्स टेस्ट सीरीज भी पीडब्ल्यू के आते थे, वो भी मैंने ज्वाइन की थी, सेंटर पर जाकर देती थी। और रैंकर टेस्ट सीरीज थोड़ा सा मुश्किल आता है, तो उसमें मेरा फर्स्ट मतलब उसमें मेरे मार्क्स आते थे 555, 545, 535, 523 ऐसे करके। लेकिन वो होते बहुत बढ़िया क्वेश्चंस थे उसके, लाइक उसके बाद मेरी पूरी एनसीईआरटी पूरा वीक कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाता था। अब प्रिकॉशंस तुम्हें क्या क्या रखना है। अब जैसे तुम कोई ऑनलाइन बैच खरीदते हो ना यकीन का, तो ये कि तुम्हें एक बैच के साथ 6 बैच फ्री मिलेगा, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0। तुम्हारा क्या होता है, एक बैच में बैकलॉग बनाओगे, दूसरे में कूद जाओगे, दूसरे में बनेगा, तीसरे में कूदोगे, तीसरे में बनेगा, चौथा। भाई एक बैच के साथ अगर तुम्हें 6 बैच मिल रहा है, जितना ज्यादा रिसोर्सेज होगा ना उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा, तुम उतना ज्यादा भटकोगे, उतना ज्यादा मटकोगे, उतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होगे। हर बैच में टीचर्स तो सिलेबस कंप्लीट करा के चले जाएंगे,
पर तुम यकीन 6.0 एंड में ज्वाइन करो तब भी तुम्हारा उसमें भी बैकलॉग बन जाएगा। इसीलिए एक बैच को पकड़कर उसी बैच से फोकस तरीके से पढ़ना, उसी बैच की डीपीपी करनी है, उसी बैच के टीचर्स का लेक्चर लेना, उसी बैच से रिविजन करना, उसी बैच से टेस्ट देना। पीडब्ल्यू मॉड्यूल खरीदे या ना खरीदे, मैंने पीडब्ल्यू मॉड्यूल खरीदा। देखो कहते हैं ना क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज्यादा करो उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। मैंने मॉड्यूल खरीदा था बट मेरे पास टाइम नहीं था करने के, डीपीपी वगैरह एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही बहुत हो जाते थे, तो मैंने वहीं से कर जो अपना मतलब मार्क्स इंप्रूव किया था। बट अगर अफोर्ड कर सकते हो मनी वाइज और टाइम वाइज तो पीडब्ल्यू मॉड्यूल खरीदो। क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। इट कुड भी मेरे 660 आया तो मॉड्यूल्स खरीदो, ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ, तुम्हारे 700 नंबर आ जाए। इनफाइनाइटी बैच लेना है क्या? मैंने अपने टाइम पर नहीं लिया था। अगर इसको अफोर्ड कर सकते हो तो ही लेना, इसमें पर्सनल मेंटोरशिप ये सारी चीजें तुम लोग बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। कोई चाहिए मतलब तुमको हर रोज गाइड करने के लिए, हर रोज तुमसे पूछने के लिए, हर रोज तुम्हें ट्रैक करने के लिए, तो ही ये वाला तुम परचेज करना, ठीक है। ये रही मेरी पूरी जर्नी। मैंने यकीन बैच से कैसे पढ़ा, मेरा क्या जर्नी था। मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ली थी ऑनलाइन बैच से। मेरी जो पूरी नीट प्रिपरेशन थी प्योरली ऑनलाइन थी, ठीक है। मेरे टेस्ट में कैसे कैसे मार्क्स आ रहे थे, मैं शुरुआत से टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर नहीं करी थी बट मैंने कंसिस्टेंटली मॉक टेस्ट दिया था। तो अगर अभी तुम यकीन 1.0 बैच में एनरोल्ड हो या 1.0 बैच में जाने के लिए सोच रहे हो तो बिल्कुल भी गलत डिसीजन नहीं है। अगर लगता है कि इस बार तुमसे मेहनत नहीं हो पाएगी, इस बार तुमसे मेहनत नहीं हो पा रही है, तुम इस बार नहीं अच्छा अटेम्प्ट कर पाओगे, तुम्हारे मार्क्स इस बार नहीं आएंगे, तुम्हारा सिलेक्शन इस बार नहीं आएगा, तो यकीन वाला बैच से पढ़ना कोई गलत डिसीजन नहीं है। एक साल अपने आप को चांस दो। मम्मी पापा को बोलो कि बस 1 साल का टाइम हमें चाहिए और इस 1 साल भाई तो सब कुछ छोड़ छाड़ के बस तुझे इस बैच से डेडिकेटेडली पढ़ना है। अपना हर रोज का 14 घंटे स्टार्टिंग से देना शुरू करो। टेस्ट पिक के मार्क्स पे वर्क करो, रिविजन पे वर्क करो, एनसीईआरटी पे वर्क करो एंड मेडिकल कॉलेज में 2026 में तुम्हारा एक सीट गारंटेड है।